घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पीएम नरेंद्र मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से वार्ता। जापान अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का भारत में करेगा निवेश। और पाकिस्तान में सियासी अराजकता चरम पर। इमरान खान और कादरी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज, सेना की मंत्रणा। और हमारे साथ आलोक बंसल साहब हैं, आप जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रमेश रत्न जी हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले बात करते हैं भारत और जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पे हैं, 5 दिन के दौरे पे, और आज उनकी बातचीत वार्ता उनके जापान के प्रधानमंत्री शिंजो से हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि जापान भारत में अगले 5 साल में 2,10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। कैसे देखा जाए, और भी अभी 2 दिन बाकी है। आलोक जी, इस पूरी यात्रा को कैसे देखा जाए? देखिए, इस यात्रा की क्या अहमियत है, क्या खास बात है? अब तक तीसरा दिन था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ये कहा था कि वो जब इस क्षेत्र से बाहर जाएंगे तो उनका पहला विदेशी दौरा जापान होगा जी। और इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो ये कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पहले भी जापान जा चुके थे और जापानी नेताओं से उनकी एक अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी। पर जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि आज की तारीख में दुनिया में 2 राष्ट्र जिनके पास की इन्वेस्टेबल सरप्लस है भारत में निवेश करने के लिए, वो जापान और चीन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो विकास की यात्रा शुरू करने का जो अपना मन बनाया है, वो संभव नहीं है बिना विदेशी निवेश के। तो ये निवेश कहां से आएगा, और उस निवेश के सबसे बड़ी जो स्रोत था वो जापान था। और ये आपको साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से वो गए, जापान के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल छोड़ के उनको क्योटो आए मिलने के लिए, और फिर क्योटो से फिर वो दोनों टोक्यो गए। और अब जो ये समझौते हुए हैं, 5.5 ट्रिलियन येन की सहायता देने की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की बात हो रही है। और यहां हमें ये समझ लेना चाहिए कि जापान जो है अपनी एक आर्थिक विकास के लिए हिंद महासागर क्षेत्र पर काफी हद तक आश्रित है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो इस क्षेत्र से जाता है। और भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में जापान के साथ काफी अच्छा सहयोग कर सकता है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल सहयोग, अंडरस्टैंडिंग जो है, ये काफी उच्च स्तर का देखा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारत और जापान के बीच जो आर्थिक सहयोग है ये बढ़ता चला जाएगा। और जो मोदी जी की जो विकास की जो यात्रा है वो ये जापानीज निवेश के कंधों पर आगे बढ़ेगी। जी, अवधेश जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति का एकदम डायमेंशन, जिसको कहते हैं ना, आयाम चेंज किया है। अब भारत की विदेश नीति वो नहीं है कि केवल हम किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, कुछ जो है औपचारिक समझौते करते हैं, बिल्कुल सरकारी भाषा में औपचारिक बातचीत होती है, वहां तक सीमित नहीं है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी की जो भारत की एक कल्पना है कि भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों जगह भारत की कैसी छवि हो और किस प्रकार का ये देश बने, वो भी उनकी विदेश नीति का अंग है। तो जो जापान के दौरे को आप ध्यान देंगे तो ये तो एक समझौता है 2,40,000 करोड़ रुपए का, जिसके बारे में अपने आलोक बंसल जी ने कहा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए कि जैसे उन्होंने नेपाल के लोगों को बिल्कुल भारत के साथ एक संवेदनात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध जोड़ा, क्योंकि आर्थिक संबंध तो खरे हो जाएंगे। आर्थिक संबंध जो है वो बहुत शुष्क होते हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं, उससे देशों के संबंध नहीं बनते हैं। लेकिन ऐतिहासिक संबंध कायम करना है तो आपको भारत से बौद्ध धर्म जापान गया, इसकी याद दिलाना, वहां जाना, फिर सारनाथ और उसको जोड़ना। तो वो जो एक काम उन्होंने अभी किया है, एक आधार बनाया है भूटान और नेपाल के बाद जापान में। और भाषण अगर आप देखेंगे जो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विकास का नारा तो चल सकता है लेकिन विस्तार का नारा नहीं चल सकता है। कुछ देश 21वीं सदी में विस्तारवाद चला रहे हैं और उनका इशारा कहां था हम सब लोग जानते हैं। चीन के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल आज खींच करके आज कहा है कि जापान भारत को हमारे से तोड़ना चाहता है।
वो प्रधानमंत्री को हमसे हमसे जो है वो अपनी ओर मोड़ना चाहता है, क्योंकि शिंजो आबे जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बहुत खुल के उन्होंने चीन के उन नीतियों का विरोध किया है। तो इसका आर्थिक के साथ साथ जो है एक विदेश नीति को एक नया सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और संवेदनात्मक आयाम देने का जो उनका है लक्ष्य है, और साथ ही साथ भविष्य की नहीं, भविष्य की जो सामरिक रणनीति की दृष्टि से भी चीन के साथ जो प्रतिस्पर्धा है, तो वो पहले से भी एशिया पैसिफिक में भारत का रहा है, उसकी दृष्टि से भी आप देखेंगे तो जापान एक व्यापक सफलता, विदेश नीति की एक व्यापक सफलता का आधार बना है, और ये हमारे समूचे देश के लिए ये उल्लास और उत्साह का विषय होना चाहिए। चलिए, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कैसे देखा जाए अब तक की जो यात्रा के जो भी परिणाम निकल के आए हैं, जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें अब तक हुई हैं, कैसे देखा जाए आलोक जी? देखिए दिलीप जी, अभी तक 3-4 यात्राएं जो रही हैं भारत की विदेश नीति के तहत इस सरकार के आने के बाद, उनमें आज जापान वाला जो दौरा है, मैं उसको कहूंगा कि वो पहले के दौरों से कहीं ना कहीं हमें बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन जो पहले का जो हमारा पिछले 3 महीने का इतिहास रहा है, पाकिस्तान के साथ जो भी संबंध जिस तरह से भी रहे हैं और वो डिरेल हुए हैं, नेपाल में भी हम एक संधि के लिए गए और वो संधि हमें नहीं मिल पाई, भूटान में केवल एक पुरानी सरकार की जो जल विद्युत परियोजना थी उसका आप उद्घाटन करके आए हैं, जापान में आज जो गए हैं उसमें जो भी शब्द आज वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, मैं समझता हूं वो काफी भविष्य में कोई ना कोई उम्मीद जगाते हैं। लेकिन मात्र नारों से और उम्मीदों से देश नहीं चलता है। हम स्वागत करते हैं, आज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और बेहतर परिणाम हो हम अपेक्षा करते हैं। आज जो निवेश की बात हुई है, आनंद शर्मा जी आज से जब 1.5 वर्ष पहले गए थे तो इस निवेश का काफी बड़ा हिस्सा एक पहले ही क्लियर हो चुका था। जो दिल्ली से बॉम्बे का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, मैक्सिमम जो निवेश है वो जापान वहीं पर लगाएगा, और जापान के साथ भारत के सामरिक एवं आर्थिक जो भी रिलेशंस रहे हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर केवल मात्र एक एम्बेसडर और फिएट कार चला करती थी जी। उसके बाद मारुति जब आई थी कांग्रेस के समय में 84-85 में जब मारुति का यहाँ पर पदार्पण हुआ पूरी तरह से, तब से ही हमेशा से जापान के जो लोग हैं वो हमारी तरफ देखते हैं, और इसका महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है कि जिस तरह के संबंध चीन से लगभग हमारे हैं वैसे ही चाइना के भी हैं। तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से संबंध अच्छे होंगे तो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा और चीन के लिए भी अच्छा होगा। जी, 2 सवाल है आलोक जी आपसे, लेकिन वो बाद में पूछूंगा। सबसे पहले रमेश रत्न जी, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में पार्टी के अंदर में क्या संदेश, क्या संकेत, किस तरह की ऊर्जा आई है? देखिए, देश में जहां देश की चहुमुखी विकास की धारा के लिए जनमानस में एक प्रतिक्रियाएं थीं, और कि देश की विकास की धाराएं जब भी बह सकती हैं, देश और देश से बाहर जो असुरक्षा और अस्थिरता जो फैली हुई थी हर तरीके की, आज पूरे देश में देखिए, देश से बाहर देखिएगा, एक पॉजिटिव जो है एक भारत के प्रति एक जो थॉट जो तैयार हुआ है जी। हर तरफ जो देखने में जहां इस देश में जो कोई भी आर्थिक उसके नीति के लिए तैयार नहीं होते थे, और सामरिक तरीके से जहां चीन और पाकिस्तान की आए दिन जो आंखें तर्राना जो बनती थी, वो सारी परिस्थितियों को देख करके विदेश नीति और सामरिक और आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संजोने के लिए ये जो सार्क देश थे उसको सबसे पहले मोदी जी ने उनको टच किया, और उसके बाद जो 50 वर्ष से जो तकनीकी मामले में जो है, तकनीकी मामले में जो जापान का एक स्पेशल अनुभव है, तजुर्बा है, और उस तकनीक को लाने के लिए जिस तरीके के जो समझौते या आगे बढ़ने का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे परमाणु के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति, इस सारी चीजों पर बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जो देश से बाहर के जापान, ये भी कंट्री किसी तरीके से भारत की अस्थिरता को देख करके तैयार नहीं होते थे यहाँ की सरजमी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आज उन सभी देशवासियों का तो चेहरा खिल ही रहा है, एक आस उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन देश से बाहर के लोगों भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए असुरक्षा। आप ये कह रहे हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद से लोगों का भरोसा, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, और ये काम करने में वो सफल हुए हैं, और इससे ज्यादा एक पॉजिटिव सिग्नल्स जो पूरे दुनिया को मिला है, जहां वो गए, जापान में भी जो निवेशक हैं उनको भी मिला है। पुष्पेंद्र, कुल मिला के अब तक 3 दिन के दौरे को अगर हम समअप करें तो क्या चीजें निकल के आती दिख रही हैं? एक निवेश है, अगले 5 साल में 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है
जापान की तरफ से, साथ ही साथ शिक्षा और शोध में भी मदद का ऐलान किया है। क्या कुल निकल के क्या आपको आता दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, एक बात तो जरूर है कि जो अवधेश भाई कह रहे हैं कि पूरी डिप्लोमेसी का जो पूरा का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, कि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में पहले भी कहा कि ये जो हमारी एम्बेसीज हैं, इनका सिर्फ ये काम नहीं है कि आपका प्रधानमंत्री चला गया, मंत्री चला गया, उनकी यात्रा को फैसिलिटेट करना है। वो बार बार उन्होंने उस बात में भी दोहराया, क्या कहते हैं कि इनका काम है वहां बिजनेस की संभावनाओं को तलाशना। और लगातार मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जो विकास की बात कर रहे हैं, सबके साथ की बात कर रहे हैं, उसमें बिजनेस सबसे ऊपर है। और आज जो बात आपने कही है, मैं समझता हूं कि जो बात बंसल साहब ने भी कही है कि अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा, आज आपने एफडीआई सारी चीजों के लिए कहा कि इसमें 100% होगा, इसमें 49% होगा, लेकिन वो एफडीआई अभी आना शुरू नहीं हुई है। उस एफडीआई के बारे में लोगों को इस देश की स्थिति के अंदर के बारे में भी सोचना होगा। आज हमारे देश में बहुत सारी जगह हालात उतने अच्छे नहीं है। एफडीआई के बारे में आप कह तो दीजिए, लेकिन जो आपका भारतीय उद्योगपति है, जब वो यहां से नहीं लगाने को तैयार है, तो बाहर वाले आने के लिए आपको पूरे माहौल को सही करना होगा। उस माहौल में सिर्फ यही नहीं है कि आपने कुछ चीजों को फैसिलिटेट कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई ऑफिस खोल दिया है कि साहब जापान के लोगों के लिए कोई दुश्वारी हो तो हम वहां ठीक कर देंगे, लेकिन इस मुल्क की ओवरऑल लाइन ऑर्डर का भी मामला है। आज आप उत्तर प्रदेश को देखें या बिहार को देखें या और राज्यों में देखें तो हालात उतने अच्छे नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर 5 साल में वो 2,40,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं तो इससे कितने रोजगार होंगे। तो जो रोजगार की सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कही है कि हम रोजगार देंगे, वो रोजगार कितने होंगे। और जिस तरीके से बहुत सारी चीजों की छटनी हो रही है, उससे रोजगार कम हो रहे हैं। तो अगर आप दौरे के पॉइंट से देखें तो उन्होंने पहले तो एक कनेक्ट कर दिया कल्चरल, जिस तरीके से वहां मंदिरों के शहर गए, तो वो हर जगह जो है, चाहे वो भूटान हो चाहे वो नेपाल हो, भारत की संस्कृति को जोड़ने का जो उनका स्टाइल है उसमें वो पूरे सफल नजर आते हैं। लेकिन जो सब 3-4 चीजें हैं, खासतौर से सिविल न्यूक्लियर डील की बात है, उसके बारे में अभी तक चीजें साफ नहीं हुई हैं कि जो भारत चाहता था क्या उन शर्तों पे वो तैयार है, क्या उन्होंने जो बार्गेनिंग की है। आप सब जानते हैं कि जैपनीज जो है बिजनेस के मामले में बड़े हार्ड बार्गेनर होते हैं, इतनी आसानी से वो चीजों को मान नहीं लेते हैं। तो भारत से गुडी गुडी तो चीज है, कल्चर बातें ठीक है, मंदिर में गए, लेकिन बिजनेस भारत कितना उनसे ले पाता है, ये महत्वपूर्ण है। जी, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। एक बात और देखो, न्यूक्लियर के मामले में जिस समय न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, बहुत सारी कंपनियों पर जापान ने बैन लगाया था। क्योंकि दुनिया में एक ही देश है जिसने न्यूक्लियर अटैक को झेला है, इसलिए न्यूक्लियर को लेकर के वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो वो चूंकि भारत का सिविल और मिलिट्री दोनों न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगना ही लगना है। उसको हम लोग ये नहीं मानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन वो होना है, लेकिन उसमें टाइम लगना है। अभी कई संस्थाएं हमारे उनके यहाँ बैंड है, वो होंगे। दूसरा जो आलोक जी कह रहे थे ना कि मारुति वाला, देखिए मारुति के बाद जापान के साथ भारत का कोई उद्योग सफल आगे नहीं बढ़ा, एक ही वही रह गया। उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये नए सिरे से, एक तो जापान में भी अस्थिरता रही। आप देखेंगे जापान के 20-22 वर्षों के इतिहास में सरकारें अस्थिर रही, आती जाती रही। फर्स्ट टाइम जो है दोनों सदन में शिंजो आबे को बहुमत मिला है और एक ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो वो भी एक नई दिशा है। तीसरी क्या है कि जापान बूढ़ों का देश हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो 2 बातें की ना कि यहाँ की शिक्षा कैसे है, हमारे यहाँ जापानी पढ़ाने वाले शिक्षक चाहिए और स्किल डेवलपमेंट माने, तो उसका मतलब ये हुआ कि भारतीय वो शिक्षा लेकर के जापान में भी जाकर के नौकरी करेंगे और वहां भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जापान की यात्रा जो है बहुत ठोस प्रतिफलों वाला ये यात्रा है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। चलिए आलोक जी, आप कुछ कर दीजिए। देखिए, जहां तक बात आज जो वहां पर वक्तव्य दिए गए हैं, केवल उन पर हम कोई इमारत खड़ी कर लें, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे भाजपा के बड़े भाई ने कहा कि यहां पर असुरक्षा की और असमंजस की स्थिति बन गई थी, ऐसा नहीं। पिछले 10 वर्षों में अगर विश्व की अर्थव्यवस्था को आप भारत की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं विश्व की अर्थव्यवस्था से बेटर करते हुए मिले हैं। केवल नकार देना चीजों को एक अच्छी शुरुआत नहीं रहती है। इन्होंने कहा पहले पड़ोसी आंखें तर्राते थे, वो आज भी तर्रा रहे हैं और वो देश को तर्राते हैं, वो किसी पार्टी को नहीं तर्राते हैं। चीन ने भी वही किया है जो पहले हो रहा था, पाकिस्तान ने भी वही किया है। जहां तक बात, लेकिन रिस्पॉन्स का फर्क है क्या? नहीं, कोई रिस्पॉन्स का फर्क नहीं है। आपके कोई फर्क नहीं रिस्पॉन्स का? आलोक जी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कोई फर्क है। सचिव स्तर की वही वार्ताएं कई बार पिछले 10 वर्षों में शुरू हुई हैं और उनको कई बार रोका गया है। लेकिन उसी तरह से बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। मुझे कोई बहुत फर्क नजर नहीं आता, लेकिन मैं उस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद मेरे लिए जरूरी बात एम्बेसीज का कहा कि एम्बेसीज का रोल ये होना चाहिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
अब अगर हाफिज सईद से हमारे यहाँ के पत्रकार जाकर मिलते हैं और कहीं ना कहीं एम्बेसी की तरफ शक की सुई घूमती है, तो वो भी एक बहुत चिंतनीय विषय है। आपने कहा न्यूक्लियर डील के बारे में, यही भाजपा की सरकार है जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, यूएसए के साथ जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तो इन्होंने सरकार संसद के अंदर किस तरह का हंगामा किया था, आप याद कर सकते हैं। आज एफडीआई एक मिनट आखिरी बात कहना चाहूंगा, जिस एफडीआई को लेकर आज मास्टर स्ट्रोक की बात तमाम पत्रकार महोदय कर रहे हैं, इसी एफडीआई को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये एफडीआई जो है ये देश को गुलाम बना देगी। 3 साल पुराना ही उनका वक्तव्य है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। पूरे एफडीआई के बारे में था, एफडीआई रिटेल सेक्टर के बारे में था। रिटेल के मामले में डिफेंस के मामले में भी अगर आप कहेंगे ब्रेक के बाद मैं आपको डेट और टाइम बता दूंगा कि मोदी जी ने डिफेंस के बारे में, और आज भी डिफेंसिव जो है डिफेंस के मामले में मैं डेट और टाइम बता दूंगा मोदी जी का क्या ट्वीट आया जी। चलिए आलोक जी, इससे पहले कि हम आपके पास आए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो चलिए सरकारें आती जाती रहती हैं, देश की विदेश नीति सरकार एक पार्टी की नहीं होती है, पूरे राष्ट्र की नीति होती है। लेकिन जो बात जिस बात पे आलोक जी ने प्रतिक्रिया दी कि पिछले 10 साल में जो सरकारें रही उसमें लोग निवेशकों का देखिए भरोसा नहीं था। देखिए 2 चीजें हैं, मैं साफ बात करना चाहता हूं कि पहली चीज, आलोक शर्मा जी ने 2 बातें कही कि जापान और भारत के आर्थिक और सामरिक रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। जहां तक सवाल आर्थिक का है, हमारे जापान के साथ आर्थिक रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मजबूत रहे हैं। जापान जिस तरीके की सहायता अन्य दुनिया के देशों को दे रहा है, अगर आप देखें दक्षिण पूर्व राष्ट्र जो हैं उनका जो उदय हुआ है वो जापानीज एड और जापानीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है। अगर आप देखें पाकिस्तान का लार्जेस्ट एड डोनर आज भी जापान है, तो ठीक थे, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब थे। लेकिन जहां तक सवाल सामरिक संबंधों का है, भारत और जापान के सामरिक संबंध तो बिल्कुल नगण्य थे, नगण्य थे तो जहां तक सवाल है। तो तीसरी चीज रही कि सरकार में निवेश। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आप पिछले 5 सालों को छोड़ दें तो उससे पहले जो भी सरकार रही हो, चाहे यूपीए की रही हो चाहे एनडीए की रही हो, भारत में निवेश आता रहा। सिर्फ पिछले 5 सालों में और विशेषकर आखिर के 2-3 सालों में हालात कुछ ज्यादा दयनीय हो गए और दुनिया के लोगों को भारत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ा। अगर आप देखें उससे पहले भारत की जो प्रगति थी मनमोहन सिंह जी की पहली 5 साल की सरकार में या एनडीए की सरकार में काफी अच्छी थी, पर हां पिछले 2-3 सालों में जो है हमने और उसको भी फिर आखिर में कोशिश की गई और मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्री बने उन्होंने आखिर में मेरे ख्याल से काफी कुछ किया जिसके कारण जो स्थिति अब सुधर रही है। लेकिन जहां हमें मोदी जी को श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने एक विजन निकाला है। जैसे आप ये देखिए जापान में जाना उनका, क्योंकि निवेश आवश्यक है और निवेश सिर्फ जापान और चीन से आएगा, अमेरिका और इंग्लैंड से नहीं आएगा। ये बात सोचने की है और ये विन विन सिचुएशन है। जापान को निवेश करना है क्योंकि उनको अगर अपने धन को बढ़ाना है तो उनको किसी ऐसे राष्ट्र में निवेश करना जहां उसका फायदा हो, और वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें सिर्फ भारत में दिख रही है। एक ऐसा राष्ट्र जो प्रगति की उसने एक एजेंडा बनाया हुआ है और मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि वो प्रगति करना चाहते हैं। तो ये वी मस्ट गिव हिम क्रेडिट जहां ये ड्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले क्या था, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, ना मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, लेकिन जो मेरा नेशनल एजेंडा, डेवलपमेंट जो एजेंडा, पीपल विल हैव फेथ इन, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं। कुल मिलाकर के पहले आपको नरेंद्र मोदी जी के भाषण का कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं जो उन्होंने जापान में वहां पे वार्ता के बाद उन्होंने कही। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय किया है। भारत और जापान की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप कालातीत है, वो समय के बंधनों से बंधी हुई नहीं है। लेकिन आज शासकीय दायरे में ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में आप सबके सामने हम खड़े हैं। भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग
और साझेदारी देंगे। प्रधानमंत्री आबे ने 3.5 ट्रिलियन येन, यानी कि अगर मैं भारत के रुपयों के संदर्भ में कहूं तो 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। दोनों देशों का भविष्य सामुद्रिक सुरक्षा के साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। कई और क्षेत्रों में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, रसायन, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और विकास, ऐसे क्षेत्रों में भी हम अपने दोनों देशों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। समाज की चुनौती का समाधान ढूंढने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। पूरा विश्व एक बात को मानता है भली भांति और कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूह रचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। यह काम हम भगवान बुद्ध के शांति और संवाद के रास्ते पर चलकर इस क्षेत्र में सभी देशों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोग के अवसर की कोई सीमा नहीं है, न ही दोनों तरफ इरादे और इच्छा की कोई कमी है। और अगर हमें अपने पोटेंशियल को हासिल करना है तो स्पेशल तरीके से काम करना होगा। इसलिए मैंने जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने का भी निर्णय लिया है। आलोक जी, आपसे आलोक शर्मा जी, एक क्लियर पिक्चर साफ इमर्ज हो रहा है, क्लैरिटी है चीजों में। आपके संबंध थे, अब संबंध वो विशेष होने जा रहा है और वो सिर्फ सामरिक नहीं, पार्टनरशिप नहीं, उसका एक आधार स्पिरिचुअल भी है, एक आधार है। साथ ही साथ जो अन्य बातें उन्होंने कही, अहम भूमिका और अहम भूमिका होंगी उसमें, जो रक्षा क्षेत्र और बाकी चीजों का वर्णन किया। तो जब आपके पास दृष्टि साफ हो तो आप परिणाम भी उस लक्ष्य के तरफ भी साफ तरीके से बढ़ते हैं। ये कहीं साफ साफ दिख रहा है इस वक्त भारत की तरफ से। देखिए, अभी आज जिस तरह का मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो भी वक्तव्य आए हैं जी, काफी सकारात्मक हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पिछले 3 महीने का इतिहास रहा है जी, उसको अगर देखते हैं तो अभी समय आने पर उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। चलिए 3 महीने नहीं, आज का अभी अब 3 दिन के दौरे की बात करते हैं। 3 महीने की नहीं, 3 दिन के दौरे में बंसल साहब क्या क्या चीजें, जो बात उन्होंने कही है, इसमें आगे एक 5 साल के रोड मैप को कितना इन्वेस्ट करेंगे वो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा इस सामरिक जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होगा। इसका क्या मायने है? देखिए, 3-4 चीजें हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, क्या पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री का दौरा एक ऐसे जापान में है जो जापान अपने आइसोलेशनिस्ट मोड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री आबे की जो सबसे बड़ा योगदान है जापान के लिए कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस थे उनको वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जापान पिछले 65 साल से जापान के ऊपर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस थे कि ना तो जापान कोई सेना रख सकता था, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड फोर्सेस का प्रोविजन नहीं था, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस वर अलाउड। जापान की सेनाओं के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस थे वो कहा नहीं जा सकता। तो आबे साहब जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दायरे से बाहर निकले, और इसके लिए एक भारत से अच्छा कोई एक पार्टनर उनको मिल नहीं सकता। जिन चीजों पे प्रधानमंत्री ने एम्फेसिस दिया है जी, एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास जी, दूसरा है टेक्नोलॉजी। ये वो क्षेत्र हैं जहां पे कि जापान हमें बहुत कुछ दे सकता है,
क्योंकि इन क्षेत्रों में जापान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो पहले किसी ने बोली और उसको मैं फिर से कहना चाहता हूं, जापान के साथ आज एक सबसे बड़ी समस्या है कि जापान की जनसंख्या पिछले कई सालों से हर साल कम होती चली जा रही है। इसलिए जापान के पास वर्कफोर्स नहीं है। कल्चरल रीजंस के कारण जापान जो है वर्कर्स को इंपोर्ट करने में रेस्ट्रिक्शन है। जो प्रधानमंत्री ने कहा जापानीज सिखाने वाले, स्किल डेवलपमेंट वाले, और कल को इनमें से कई वर्कर्स हो सकता है जापान में जाके काम करें और वहां से, ये एक चीज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही कि हम स्पेशल एक फास्ट ट्रैक जो वो बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ी विडंबना रही है वो रेड टेप है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, कितनी भी अच्छी मंशा हो, वो एक बार बाबूगिरी के जो चक्कर लगाने में जो अच्छी योजनाएं फेल हो जाती हैं, उसको बाईपास करने के लिए जो फास्ट ट्रैक इन्होंने जो बनाया है, चैनल बनाया, ये मेरे ख्याल से आगे चल के जो जापानीज निवेश है भारत में उसको काफी हद तक फैसिलिटेट करेगा। बिल्कुल। अवधेश जी, इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, आप कुछ कहना चाहिए? ये कह रहा हूं कि इन्होंने बहुत सही कहा कि जापान के संविधान में जो 15 साल पहले थोड़ा परिवर्तन हुआ कि क्योंकि अमेरिका अपना हाथ खींचना चाहता था कि पूरे उस एरिया के सुरक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जापान को बनाना नहीं था। तो डिफेंस में जापान जो है उस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ देश नहीं है, तो उसको भी भारत से सहयोग मिला है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का जो जापान, देखिए 2007-2012 में गए थे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में, और जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होता था उसमें जापान 3 बार पार्टनर रह चुका है। 233 अभी उसकी कंपनियां हैं, लेकिन स्वयं जापान के अंदर जो बहुत सारी कंपनियां, चाहे टोयोटो हो, सैंको हो, दाइची है, सुजुकी है, डोकोमो है, वो वहां घाटे में चल रही है। सोनी को भी वहां परेशानी है। तो अब चीन के अलावा जो इंडोनेशिया को वो पहले स्थान पर मानते थे कंपनियां, और दूसरे स्थान पर उनने भारत को देखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के पहले जरा उनके अंदर हिचक थी, इसलिए वो सारी कंपनियां अब सेकेंड पोजीशन में, चीन चौथे नंबर पर चला गया है उनकी प्रायोरिटी में, भारत में निवेश करेगी। लेकिन इस निवेश का जो प्रमुख पहलू है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की आवश्यकताओं के अनुसार निवेश की बात की है। ये नहीं है कि आप आइए और आप जैसे चाहिए वैसे निवेश करिए। हमारे यहां जहां जहां जरूरत है, जहां कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वहां आइए, जहां मोटर सेक्टर में है वहां आइए, साइंस में आइए, स्टेम सेल के रिसर्च में आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आइए। आप ये कहते हैं, आप खुद अपना एजेंडा तय करके आप निवेश जो ले रहे हैं वो खुला निवेश, खुला बाजार नहीं है। बाजार तो खुला हुआ है, लेकिन शर्त जो है, क्षेत्र जो है, प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है, वो आपकी, आप ये कह रहे हैं बोले ये इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा है कि इन्होंने वायदा किया है, बल्कि ये आगे नहीं प्रतिज्ञा की है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में ये नहीं है कि केवल हम बाजार में बेचने जाएंगे, वो तो एक मुख्य बात होगा ही, कोई पैसा लगाएगा तो मुनाफा चाहिए, लेकिन उससे जो समझौते हुए उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा हुआ है। चलिए, कुल मिलाकर के इस यात्रा को पुष्पेंद्र जी अगर समअप करना हो, एक अब तक की जो परिणाम है, जो आलोक जी भी मान रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत बेहतर शुरुआत है, और पिछले चाहे वो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे थे, उससे कहीं ज्यादा सार्थक और सकारात्मक इसका परिणाम आ रहा है। देखिए, भूटान और नेपाल की जो यात्रा थी, उस यात्रा का बिजनेस से बहुत बड़ा लेना देना नहीं था। वहां के राजनीतिक हालात थे, जिस तरीके की विस्तारवादी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से पहले भारत में एक बात और कही जा रही थी कि क्या यह यात्रा चाइना का जो इस पूरे क्षेत्र में जो उसका प्रभाव है, जो बिजनेस एक्सपेंशन है, उसको रोकने के लिए है, क्या चाइना की जो दादागिरी है उसको इनडायरेक्ट रोकने के लिए है। मैं समझता हूं कि जब शुरू में जब ये यात्रा की डेट आई थी तो इस बात पे भी उपापोह था कि वो चाइना पहले जाएंगे या जापान पहले जाएंगे, लेकिन जापान में अभी पिछले 3 दिन में जो कुछ भी हुआ है, भारत के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, निवेश के हिसाब से, भारत की बेरोजगारी की समस्या के हिसाब से, मैं इस यात्रा को सफल मानता हूं। जी, रमेश रत्न जी, बहुत कम शब्दों में प्रधानमंत्री वहां जाके 2 बात जी, जैसा कि मोदी जी ने स्वयं कहा कि जो संयोग ने जो जिस तरीके से ओथ लेकर के, शपथ लेकर के जो स्ट्रेटेजिकल जो सिस्टम में जो अपनी इच्छा जाहिर की है, और दूसरा उसको जो है एक फास्ट ट्रैक के रूप में और संजोया है, तो ये जो भी कुछ होगा वो खाली किसी उनके बेसिस पर नहीं, इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट होना है तो सारा इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो यहाँ के सिस्टम से या अपने तरीके से होगा, जिसमें कि बड़े खुले शब्दों में कहा है कि शपथ पूर्वक कहा है, और उनकी तरफ से जो है शपथ पूर्वक कहा गया है। आलोक जी, चीन और भारत के संबंधों के बीच में इसको लेके देखा जाता है, हमारे पास समय कम है। और दिलीप जी, जी, चीन ने जो आज भी अपनी खींच को
खुला जाहिर किया है कि जो जिस तरीके से हम लोगों के रिश्ते थे, उस रिश्ते पर जो भारत का रवैया है, जापान का रवैया है, वो जापान का रवैया ठीक नहीं है और अनाधिकृत तरीके से अपने स्वरूप को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि जैसे जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि पहले चाइना जाए, जापान जाए, तो जापान जाने से जो सामरिक अपना जो दृष्टिकोण था वो एक मजबूती का स्वरूप उसे निश्चित मिला है। जी देखिए, चीन और जापान की जो बात है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन और जापान ही आज के दिन में वो राष्ट्र हैं जो भारत में निवेश कर सकते हैं, जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है। चीन के लेकिन जो विस्तारवाद और विकास की जो 2 मिनट मुझे दीजिए। चीन के विदेश मंत्री सबसे पहले भारत आए, चीन के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मोदी जी को बधाई दी। मोदी जी ब्रिक्स की समिट में गए, वो चीन के राष्ट्रपति से मिल चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि चीन से नहीं मिला। उन्होंने आज ये कहा हम दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। चीन और जापान की जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं वो बड़े ही नाजुक हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे आबे साहब जापान को आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी से बाहर निकाल रहे हैं और एक मिलिटरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, चीन में और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों में थोड़ा खतरा है। तो चीन के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं उनको ये लग रहा है कि भारत और जापान एक चीन के खिलाफ गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मोदी जी ने अपने भाषण में साफ कह दिया, हम एशिया के सारे राष्ट्रों को साथ में लेकर इस विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। जी नहीं, लेकिन चीन के साथ आलोक जी जो हमारे चलिए जी इसमें भारत कितने घाटे में है? 32-33 आलोक जी एक नई दिशा देख रहे हैं भारत की, ये जो पॉलिसी है एशिया डिप्लोमेसी की, एशियन डिप्लोमेसी की। देखिए, दिशा तो जब भी कोई नया स्टेप लिया जाता है तो स्वाभाविक है कि नई दिशा देश के लिए एक नई तरह की, देश के लिए ही दिशा की बात हो रही है जी। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये दिशा हमारी कितनी कारगर रहेगी। NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो 4 महीने से बंद होने के कगार पर है और हम जापान से स्किल आ जाएगी इस उम्मीद पर बैठे हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान में सियासी अराजक स्थिति बनी हुई है, सियासी तौर पे राजनीतिक संकट में से पाकिस्तान दिख रहा है। आज इसी संकट से निकालने के लिए पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। वहीं पे सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जो है लगातार सचिवालय और सरकारी जो टेलीविज़न के दफ्तर है उस पर उन्होंने धावा भी बोला है। उनको वहाँ पे तमाम तरह के काम काज जो है वो भी बाधित है और जबरन लगभग सचिवालय और PTV के दफ्तर में लोग अंदर घुसे हैं। पूरे माहौल पे नज़र भारत के तरफ से भी बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लोज वॉच कहा गया है रहे। आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है भारत के लिए वहाँ से क्या इस वक्त देखिए, पहली चीज तो जो भूमिका है वो क्या है? पाकिस्तान में जो आज हो रहा है वो गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जमहूरियत या जनतंत्र की जो स्थापना हुई थी और पहली बार चुनाव के द्वारा एक जनतांत्रिक सरकार ने दूसरी जनतांत्रिक सरकार के लिए जगह बनाई थी, ये एक जनतंत्र को जो सुदृढ़ करने की जो व्यवस्था थी ये बिल्कुल चरमरा गई है आज की तारीख में। क्योंकि जो हालात आज दिख रहे हैं कि एक प्रदर्शन के द्वारा एक सरकार को जो लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाने की पूरी कोशिश हो रही है और जो भी इसका आउटकम निकलेगा इवेंचुअली इससे सेना और ज्यादा सशक्त हो जाएगी। और यह बात साफ है कि जहां तक सवाल भारत और पाकिस्तान का है, सेना का सशक्त होना भारत के हित में कभी नहीं रहा। जब भी सेना सशक्त होती है भारत पाक रिश्ते और ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि सेना को अपना प्रभुत्व बनाने के लिए पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता है जी। और आज जो 2 शक्तियां जो नवाज शरीफ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं उसमें इमरान खान तो एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और उनका जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं उनके साथ काफी समय से गठजोड़ रहा है। कादरी के 3 पाकिस्तान के
पहले भी उन्होंने किया था, वो चाहते थे कि चुनाव में चीफ का चुनाव को पोस्टपोन और इस्लाम के पश्चिमी देश समर्थन है। और सबसे है कि आज जब वो कर रहे हैं मुस्लिमीन जो कि इत्तेहाद कौंसिल साथ हैं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में हो रहा है, देवबंदी उनके खिलाफ कर रही है, हुआ नहीं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है और जिस तरीके के हालात हैं मुझे नहीं लग रहा कि इसको आसानी से कोई इसका सॉल्यूशन है, लेकिन जो भी होगा इसका सॉल्यूशन फौज इससे और ज्यादा सशक्त होकर निकलेगी। पुष्पेंद्र, तस्वीर क्या उभर रही पाकिस्तान में इस वक्त? जो स्थिति है वहां पे सेना की जो भूमिका है, जिस तरह से इमरान खान और कादरी साहब सड़कों पे हैं, जिस तरह से उनका भी विरोध करने वाले, जैसा आप बता रहे थे आलोक बंसल साहब की कौन से वो तंजीम है जो उनका विरोध वहाँ पे हो रहा है, नवाज शरीफ इस वक्त जिस स्थिति में है, भारत के लिए तो बाद में बात करते हैं, पाकिस्तान में तस्वीर किस तरह की दिख रही है, क्या तस्वीर उभर के आ रही है साहब? मैं समझता हूं कि जो आज की तस्वीर है, जो आज का पूरा मंजर है पाकिस्तान की सड़कों इस्लामाबाद में है, उसको थोड़ा सा पीछे देखें कि 2013 में मई में जब चुनाव हुए थे तो नवाज शरीफ पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आए थे और वहां उस वक्त बहुत सारी बातें हुई, लेकिन तमाम सारी चीजों पे जहां जहां रिगिंग की शिकायत की गई वहां रीपोलिंग हुआ और बात खत्म हो गई। आप उस वक्त देखें कि नवाज शरीफ ने भारत के साथ संबंधों के बारे में क्या कहा, अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, और उस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि जो चुनाव का माहौल डेवलप हो रहा था, तब तक आर्मी और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के बीच में कोई इख्तलाफात नहीं थे, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं थे। जैसे जैसे चीजें भारत के अंदर बेहतर होती चली गई और एक ऐसे नेता जीत के आया जिसको पाकिस्तान में आज भी वहां का आवाम, वहां के सियासी लीडर, वहां के दानिश्वर, वहां के एनालिस्ट सभी ये कहते हैं कि ये एक मुस्लिम विरोधी कट्टर आदमी जीत के आया है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को जिस तरह से एड्रेस किया जाता है, वो ये कहते हैं कि दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी का ये लीडर है, वो एक हिंदू पार्टी का इसको लीडर मानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे जैसे सशक्त होते गए वैसी वैसी पाकिस्तान के अंदर वहां की सिविलियन हुकूमत के सामने शर्तें हुई। पहली शर्त यह थी कि जब वो यहां आए, आपके नवाज शरीफ के आने से पहले आर्मी कभी नहीं चाहती थी कि मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाए। आर्मी चाहती थी कि मुशर्रफ को एक रास्ता दिया जाए ताकि वो देश से जा सकें बाइज्जत। दूसरा, जब वो यहां नवाज शरीफ आने वाले थे तो असमंजस रहा इस पे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। आर्मी नहीं चाहती थी उसके बाद भी ये आए वो, और उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया या जले पे नमक ये हुआ पाकिस्तान में कि वो यहां आकर के इस सब के बावजूद भी हुर्रियत के लोगों से नहीं मिले। इससे आर्मी नाराज हुई। और तीसरी बात जो हुई वो ये कि अभी जो बातचीत की डेट तय हो चुकी थी उससे उनको लगा कि अब पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा आर्मी ने बहुत प्लान तरीके से जो बात बंसल साहब कह रहे हैं कि एक धर्मगुरु को, जिनकी अपनी मिनारुल कुरान की जो पूरी जमात है पूरी दुनिया में, वो पहले भी आए थे फिर दोबारा से उनको लाया गया। इमरान खान जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये वहां पर खिलाड़ी हैं, मॉडरेट विचारधारा के, आज वो तालिबान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं और आर्मी इसके पीछे खड़ी हुई है। लिहाजा आज आर्मी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तौर पे जीता हुआ प्रधानमंत्री जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर पा रहा है, उनका इंटरेस्ट कश्मीर में है, उनका इंटरेस्ट इंतहा पसंदी में है, उनका इंटरेस्ट दहशतगर्दी में है, उनका इंटरेस्ट भारत को कमजोर करने में है। उनको लगता है कि आज भारत का प्रधानमंत्री और भारत की सरकार मजबूत है, टर्म डिक्टेट कर सकती है, लिहाजा वो ये नहीं कर सकते कि कश्मीर में कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। जो जवाब उससे मिला है, लिहाजा हर दिन आर्मी जो है वो हालात पैदा करना चाहती है कि वहां जमहूरी जीती हुई सरकार को या तो अपदस्थ हो जाए या उसको इतना कमजोर कर दिया जाए या वो शर्तों पे टो करें इनकी लाइन को। मुझे लगता है कि किसी भी देश के अंदर एक साल बाद चुनाव के कोई नेता यकायक जिसकी पार्लियामेंट में मात्र 34 सीटें हो और उसी चुनाव में केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस पार्टी ने चुनाव जीता है, उसमें वो उसका राज कर रही है, वहां उसको रिगिंग की समस्या नहीं है, लेकिन केंद्र में वो कहती है कि रिग हुआ है और इस बुनियाद पर वो जिस अराजकता के साथ पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुस गई है, पीटीवी का प्रसारण रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत सोची समझी एक तरीके से आर्मी ने सॉफ्ट कू की बात की है, जिसको कहते हैं कि आपने कू किया
किया भी नहीं है लेकिन सरकार को कमजोर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आर्मी खुले तौर पे तख्ता पलट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी वो हैसियत नहीं है और अमेरिका से उसका समर्थन भी नहीं है उनको। जी आलोक जी, कुल मिला के जो इस समय भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स है देश की तरफ से वो बिल्कुल सही दिशा में है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के, देखिए अभी तक तो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव रिस्पांस पिछले 2-3 महीनों में नहीं नजर आया है। नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं और भारत की जो इस वक्त उसी चीज पर आना चाहता हूं जी कि हमारे रिस्पांस जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं उसका रिस्पांस क्या आता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का लोकतंत्र को खतरा होता है, वहां पर सेना या कठमुल्ला ताकतें जो हैं वो अगर किसी भी तरह से हावी होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत खतरे का विषय है। तो इसमें भारत अभी उनके आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वहां पर हो रहा है लोकतंत्र के साथ जिस भी तरह से खिलवाड़ हो रहा है वहां पर, वहां की ताकतें भी शायद इस बात को नहीं समझ रही हैं कि वो अपने ही देश को कितना कमजोर करने जा रही हैं। लेकिन जब जब देश कमजोर होता है तो गलत नेगेटिव फोर्सेस वहां पर ज्यादा ताकतवर होती हैं। जैसा कि आलोक बंसल साहब ने भी कहा कि वहां पर जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं वो देश के लिए चिंतनीय हैं, और खास तौर पर क्योंकि हमारी विदेश नीति में एक पाई विंग होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, हम इन तीनों को एक हिस्से में बांटकर पूरा उसको आकलन करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर कोई चीज गलत होती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अफगानिस्तान में भी आता है, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर का जो विषय है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें आएंगी, टेररिज्म को बढ़ावा मिलने के चांसेस होंगे। ये जो स्थिति है अराजकता की, वह जो स्थिति है, अवधेश जी अब आपके पास लौटते, मैं आलोक जी आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है वहां पाकिस्तान में, उससे भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं इस वक्त जो स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, या उससे भारत को कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है? भारत पर इसका कोई खास असर मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। भारत पर जो असर पड़ना है ऐसे जो अगर आदमी मजबूत होता है इस तरह के तत्व, वो इस पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की जो घटना हो रही है जब उसके कारण क्या है और इसके परिणाम क्या होंगे, भारत को उससे आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये सच है, कारण वहां पे सबको पता है कि किस तरह की वहां की सियासत है, वहां पे आर्मी का इतना सरल नहीं है कि मैं सेना ने कह दिया और वो आगे बढ़ गए। जैसे इन्होंने बताया, कादरी साहब पिछली सरकार के खिलाफ भी आए थे और खूब ऐसे ही करते थे, भाषण देते थे कि ये भ्रष्ट चोरों की सरकार है, हम यहां से हटेंगे नहीं। और उन्होंने कुछ अपने दिए कि ऐसे चुनाव हो, फलाना हो, चिलाना हो, बेचारे हटे और फिर कनाडा चले गए। फिर वो मई में आए थे, मई से जून में उनके 14 लोग मारे गए। उनका आंदोलन शुरू हुआ कि इसके सरकार के खिलाफ जो है मुकदमा किया जाए 21 लोगों में, जिसमें नवाज शरीफ पंजाब के उनके मुख्यमंत्री भाई हैं वो और एक मंत्री का नामजद किया जाए। उस पर हंगामा हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं इस्तीफा दें। तो अभी जो सिचुएशन है देखिए उसमें है कि ये लोग डटे हैं कि नवाज शरीफ इस्तीफा दें। नवाज शरीफ कल संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया हुआ है, कल मंगलवार को, इस पर विचार विमर्श के लिए। सेना जो है वो संसद की सुरक्षा में आ गई है, सेना प्रधानमंत्री की सुरक्षा में है, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में है, सेना यहाँ पहुंच गई है। सेना की एक प्रतिनिधि ने कादरी और ये तमाम चीजें स्टेज नहीं लगती है वहां पे, चीजें स्टेज नहीं लगती है, सब ये स्वाभाविक लगती है आपको वहां पे? क्या ये पाकिस्तान के अवाम का, जिस अवाम ने पाकिस्तान में 20 करोड़ में से 20,000 लोग किसी सरकार को इसका कारण क्या है? ये कौन सा नियम है भाई? नहीं, एक मिनट, मैं भी वही कह रहा हूं कि लाठी लेकर सरकार नहीं बदली जाती है, लेकिन इसका कारण क्या? सबके हाथ में लाठी है, डंडे चला रहे हैं, कोई कारण क्या है? देखिए नवाज शरीफ, आप ध्यान देंगे चुनाव के समय बाकी पार्टियों के नेता मारे गए, उनकी किडनैपिंग हुई, नवाज शरीफ के एक नेता को कहीं खरोच नहीं आया। पूरे उस देश के कट्टरपंथी आतंकवादी गुट इधर नवाज शरीफ को, उधर जो है इमरान खान की मदद कर रहे थे। और पीपीपी को तो ठीक से उसने चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया क्योंकि पीपीपी आतंकवादियों के खिलाफ हो चुकी थी। जरदारी ने साफ साफ कहा था कि हम भारत से एक साथ पाकिस्तान की सेना हटाना नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि धीरे धीरे करो, और हम अपने देश के भी लोगों से अनुरोध करेंगे कि कश्मीर के मुद्दे को कुछ समय के लिए अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के भारत के साथ बिजनेस के मामले पर आगे बढ़ा जाए। उसके बाद सारे कट्टरपंथी उनके खिलाफ हो गए थे। तो ये जो नवाज शरीफ की जीत है और इमरान खान जितना जीते हैं, उसके पीछे वहां के कट्टरपंथी आतंकवादियों की ताकत रही है और उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये जो जी, इसमें जैसा कि कट्टरपंथियों को तो साथ है ही है इमरान और कादरी जी के लिए, लेकिन आज आर्मी चीफ ने स्पष्ट बोला कि जिस तरीके से पीटीवी पर कब्जा किया गया है
और पीटीवी कब्जा करना ही नहीं, लेकिन यहाँ की जमहूरियत के लिए कोई ऐसी पोजीशन ना आने पाए तो मैं सख्ती नहीं बरतूंगा। सख्ती से हालत बिगड़ेंगे। इससे सीधा साधा है कि इनके जो आपसी जो तालमेल है वो वहां की जो है आर्मी से सीधा है। और रही भारत के लिए, तो भारत के लिए इनके जो अपने आंतरिक मामले इस तरह से हैं, भारत के लिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि आर्मी का जो कट्टरपंथी जो स्वरूप और बढ़ता जा रहा है, उससे जो है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो तैयार किया था पाकिस्तान ने, वो तो वहां की मुशर्रफ के शासन के लास्ट पार्ट में कम से कम भारत के साथ शांतिपूर्ण स्थिति। चलिए पुष्पेंद्र आलोक जी, आप दोनों लोग इसमें एक चीज जानना चाहता हूं कि कुछ लोग उस देश के नागरिक, उनको हक है कि डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी मांगों को रखे, और वो रख रहे हैं, चाहे कादरी साहब हो चाहे इमरान खान साहब हो, वो लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके कुछ डिमांड रखे हुए उन्होंने। प्रदर्शन की एक लक्ष्मण रेखा होती है। आप भारत में अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आप राष्ट्रपति भवन में नहीं घुस सकते, आप दक्षिण साउथ ब्लॉक में नहीं घुस सकते, आप नॉर्थ ब्लॉक में नहीं घुस सकते, आप प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर नहीं घुस सकते। तो ये जो प्रदर्शन की लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर दिया गया। और आप अगर आपने इस प्रदर्शन का स्वरूप देखा होता शुरू से, मैंने आज तक दक्षिण एशिया में इस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखा जिसमें लोग क्रेन लेके चल रहे हैं। क्रेनें चल रही थी, प्रदर्शनकारियों के साथ साथ क्रेनें चल रही थी, मोबाइल क्रेनें, कंटेनर्स उठा के, जो कंटेनर्स सरकार ने रास्ते में रोड ब्लॉक करने के लिए रखे थे, वो कंटेनर्स उठाए जा रहे थे, कटर्स के साथ चल रही थी, मतलब पूरी तैयारी के साथ चल रही थी। और सेना ने जिस तरीके के उदासीनता का रुख दिखाया, तहीरुल कादरी की स्टेटमेंट कि अगर सरकार का कोई आदमी आपको रोके तो आप उसको मारिए, लेकिन अगर सेना का आदमी कोई करता है, आपको रोकता है, तो आप उसके खिलाफ वायलेंस मत करिए, क्या दिखलाता है? ये सब साफ दर्शा रहा है कि पीछे से उनकी मिली भगत है। और जहां तक सवाल सेना के प्रभुत्व का है, मैं ये नहीं कह रहा कि सैनिक शासन में कोई युद्ध होगा, लेकिन जब भी सेना का प्रभुत्व बढ़ेगा, भारत के साथ संबंध सुधर नहीं सकते। जी आलोक जी, जो स्थिति है इस वक्त भारत को नजर रखे हुए भारत की, लेकिन क्या भारत की तरफ से कुछ या तो ठोस बयान, ठोस कार्रवाई, इसकी आवश्यकता आपको नजर आती है इसमें? देखिए, पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। अगर आज उनके आंतरिक मामले पर हम बयान देंगे या कोई ठोस बात कहेंगे तो मैं समझता हूं कल को वो बाउंस बैक हमारे ऊपर भी करेगी। आज तो बेहतर यही है कि हम अपने बॉर्डर्स को इंटैक्ट रखें और वहां पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो जियो पॉलिटिकल एंगल से, उन पर तीखी नजर रखें। कहीं पर ऐसा लगता है कि हमें कोई किसी एंगल से वर्ल्ड कोई खतरा है, कहीं पर इंटरफेयर करना चाहिए तो बहुत सोच समझकर हमें इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन सतर्क अवश्य रहना चाहिए। सतर्क अवश्य रहना चाहिए। एक सेकंड, ऐसा है कि इमरान खान के पास एक अभी आरोप लगा है ना कि वो अचानक जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी ओर बढ़ने का आया कि एक उनके पास संदेश आया गुप्त रूप से। उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, उन तीनों ने त्याग पर कहा गया है कि वो जो राशिद, क्या नाम था वो, शेख राशिद आए थे और उनको कुछ चीट और पुर्जा या कुछ भी कहा, और उसके बाद इन लोगों की पूरी प्लानिंग बन गई। तो पूरी प्लानिंग क्या है? लेकिन जो मैं आधी बात कहना छोड़ गया, देखिए नवाज शरीफ की स्वयं की गलती ये थी कि उन्होंने, वो जरदारी नहीं चाहते थे कि नवाज मुशर्रफ को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। इनके आंदोलन के कारण मुशर्रफ हटे, इनके आंदोलन के कारण उन सारे जजों की बहाली हुई जिनमें कि जमाते इस्लामी की कट्टरपंथी सारे जज वहां बैठ गए हुए हैं, जिन्होंने मुशर्रफ को परेशान किया हुआ है। अब वही जज सब जो है अब शरीफ के खिलाफ भी हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में? किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेना जो है, सेना के प्रमुख और प्रधानमंत्री के जो आपस के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। क्या ठीक है, कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं 72 घंटे, 24 घंटे। न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएट करने की वो कोशिश की है, लेकिन न्यायपालिका का जो स्वरूप है आज की तारीख में, वो काफी, जो उसका जो एक जुडिशरी ने जो एक एग्जॉल्टेड स्टेटस गेन किया था इफ्तिकार चौधरी के अंदर, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ने सीधे सीधे न्यायपालिका की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाए हैं, और तहीरुल कादरी भी ना न्यायपालिका की बात भी तो न्यायपालिका ही जिम्मेदार है। तो वही जब वो सरकार ने उसको परमिट नहीं किया तो वहां सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सारा ये सब कुछ है। कुल मिलाकर 24 घंटे में होने क्या जा रहा है वहां पे? क्या नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे? पुष्पेंद्र, नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये बात देखें कि एक तरफ पाकिस्तान इस तमाम सब चीजों से जूझ रहा है, लेकिन बॉर्डर पे एलओसी पे घुसपैठ, एलओसी सीज फायर पे कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। तो दोनों तरफ का प्रेशर है भारत के लिए, जो जिसको कहने के एक अजीब स्थिति है कि अगर भारत ज्यादा रिटेलिएट करता है तो कश्मीर इशू और एंटी भारत सेंटीमेंट से ये चीजें फिजल आउट हो जाएंगी।
दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को आर्मी अपने टर्म्स पे लाना चाहती है। वो भी ये जानती है कि जिस मेजॉरिटी के साथ वो जीते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर प्रदर्शन के पीछे आप ये कह रहे हैं कि सेना अप्रत्यक्ष रूप से पूरे तौर पे सत्ता के ऊपर इनडायरेक्ट अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि सेना नहीं चाहती कि कश्मीर और इमरान खान और कादरी साहब, सेना भारत के सामने एक चैलेंज रखना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कमजोर नहीं पड़े, कश्मीर के मुद्दे को ना छोड़े। इमरान खान और कादरी साहब जो है वो पाकिस्तान के सेना का बॉय ऑफ आर्मी। देखिए जावेद हाशमी साहब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमारा समय खत्म हो गया है, हमारा समय खत्म हो गया। अवधेश जी, आलोक शर्मा जी, रमेश रत्न जी और पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।